मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12 कर दी गई। मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अनुसूची 1 में किसका वर्णन है। देखिए अनुसूची 1 है, अगर हम अनुच्छेद 1 देखें तो उसमें सेम कंटेंट है, और अगर अनुसूची 1 देखें तो भी उसमें सेम कंटेंट है। मतलब जैसा अनुच्छेद 1 में भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार से अनुसूची 1 में भी भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 1 संघ व राज्य क्षेत्र, इसमें राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का उल्लेख है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख है। अगर कोई नया राज्य बनता है या 2 राज्यों को मिला के एक राज्य कर दिया जाता है तो अनुसूची 1 में संशोधन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2 इम्पॉर्टेंट है। हालांकि स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, ये याद कर लेते हैं कि इसमें वेतन का उल्लेख है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं संविधान में उनकी वेतन का उल्लेख है, लेकिन इसमें थोड़ी 1 या 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देने लायक हैं। क्या ध्यान देने लायक है कि इसमें किस किस की जो सैलरी है या वेतन है उसका उल्लेख है। तो आप सबसे पहले, अगर आपको उसको याद करना है तो आप सबसे पहले ऊपर के सर्वोच्च पद लीजिए। जैसे अगर हम ऊपर के सर्वोच्च पद लें तो राष्ट्रपति, फिर अगर उपराष्ट्रपति हम लिखें तो आपको पता है उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। तो यहाँ अभी उपराष्ट्रपति को छोड़ देते हैं। राज्यों में सर्वोच्च कौन होता है, राज्यपाल। अब चलते हैं हम संसद में। संसद में हम 2 सर्वोच्च पद लेंगे। तो पहले लोकसभा में अगर 2 सर्वोच्च पद लें तो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब राज्यसभा में चलते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं व उपसभापति। अब हम राज्य विधानसभा में चलते हैं। तो राज्य विधानसभा में राज्य विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्य विधान परिषद अध्यक्ष सभापति व उपसभापति। देखिए राष्ट्रपति लिया, उपराष्ट्रपति को यहां से ले लिया तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के लोकसभा में 2 सर्वोच्च पद, राज्यसभा में 2 सर्वोच्च पद, राज्य का सर्वोच्च पद पहले लिख चुके हैं। फिर राज्य विधानसभा में 2 सर्वोच्च पद, राज्य विधान परिषद में 2 सर्वोच्च पद अगर है तो। अब बात करते हैं SC मतलब सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतनी लोगों की वेतन का उल्लेख है। इसमें आपको स्पेशली याद क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें संसद के सदस्यों, जो संसद के अन्य सदस्य हैं, तो संसद के सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के और सभापति उपसभापति को छोड़ के इसमें शामिल नहीं है, व राज्य विधानमंडल के सदस्यों
राज्य विधानमंडल, इसमें सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान देना है, शामिल नहीं किया गया है। तो ये नहीं वाला आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल नहीं हैं। तो संसद के अन्य सदस्य और राज्य विधानमंडल के अन्य सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, जो यहाँ शामिल किए गए हैं। स्पेशली इसको आपको ध्यान देना है। फिर अनुसूची 3 की बात करती है। अनुसूची जो 3 है उसमें शपथ का उल्लेख है। जो संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। अब उसमें कौन कौन से हैं? अब देखो, सभी लोग ये अधिकतर स्टूडेंट सोचते हैं कि जिसकी सैलरी का उल्लेख किया गया है उसी की शपथ का उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन है, इसमें अंतर है और इस एग्जाम में प्रश्न भी आता है। क्या अंतर है कि इसमें इन लोगों को शामिल किया गया है। देखिए, अब आप कहोगे क्या इसमें राष्ट्रपति शामिल है? जी नहीं, इसमें राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया गया है, इसमें राज्यपाल को शामिल नहीं किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। इसमें शामिल किया गया है संसद के सदस्यों और संसद के सदस्य पहले संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद उनमें से जो मंत्री बना दिए जाते हैं वो अलग से शपथ लेते हैं। तो संघ के मंत्रियों, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ओके, राज्य विधानमंडल के सदस्य व मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य मंत्री बना दिए जाते हैं उनका उल्लेख भी इसमें है। अब बात करते हैं इसमें एससी व एफसी के न्यायाधीश CAG, ठीक है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब इसमें छूटा कौन है? तो इसमें छूटा है, देखिए नोट, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो 61-60, उपराष्ट्रपति की 69 में, और राज्यपाल की शपथ 159 में। तो देखिए, इन 3 लोगों की शपथ अलग से मेंशन है, इसलिए आपको ध्यान में देना है। इनकी शपथ का जो प्रारूप है अनुसूची 3 में नहीं है। ये प्रश्न आता है, राष्ट्रपति की शपथ जो है वो अलग से आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की 69 में है और राज्यपाल की 159 में। मतलब इन तीनों की जो शपथ है अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है, ये आपको ध्यान में देना है। अनुसूची 4, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका उल्लेख जो है अनुसूची 4 में किया गया है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि केवल राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगर जिन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या उतनी नहीं होती है तो उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। वर्तमान में दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में स्थान मिला है। तो ध्यान रखना है इनको। अनुसूची 4। अब अनुसूची 5 जो है, आप इसके स्क्रीनशॉट 5 अनुसूचित जनजातियों व अधिसूचित
क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में, के संबंध में। देखिए, जो एरियाज होते हैं किसी राज्य में, जो एरिया एसटी बाहुल्य होते हैं या जनजाति बाहुल्य होते हैं, तो उनके लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट और उनके उत्थान के लिए। तो उनको अधिसूचित किया जाता है कि ये क्षेत्र है, ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे। तो उन किन क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है उसका उल्लेख अनुसूची 5 में, उन क्षेत्रों का उल्लेख है। लेकिन अनुसूची 6 में कुछ राज्य ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बाहुल्य थे, इसलिए फिर उनको इस अनुसूची से हटाकर स्पेशली मेंशन किया गया है। तो अनुसूची 6 में उन राज्यों को मेंशन किया गया है जहां जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इसलिए यहां से निकालकर उनको अलग से मेंशन किया गया है। तो अनुसूची जो 6 है, 6 इसको कैसे याद रखना है कि असम से नीचे वाला हिस्सा ही निकल के अलग बना था, नया राज्य मेघालय। फिर आपको पूर्वोत्तर के सबसे नीचे के जो 2 टुकड़े हैं वो लेना है। इसमें आपका मिजोरम और मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, मिजोरम और मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा लास्ट में, अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो इसमें जो लास्ट में मिजोरम है ये त्रिपुरा है, और ये आपका असम और इसके नीचे मेघालय। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है, या कह सकते हैं विषयों का बंटवारा है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन क्या होता है? देखिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपना गया है, मतलब संघ और राज्य दोनों स्वतंत्र हैं, उनके मध्य विषयों का विभाजन है। मतलब स्थिति बिल्कुल साफ की गई है कि कौन किससे संबंधित नियम बना सकता है और कौन किससे संबंधित नियम नहीं बना सकता। मतलब वायोलेशन, मतलब एक दूसरे के अधिकार को लेने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए संविधान में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। केंद्र सूची से संबंधित विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार विषय बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों विषय बनाती है। अगर मान लीजिए बाई चांस केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम और राज्य के द्वारा बनाया गया नियम अलग अलग होता है, एक दूसरे का विरोध करता है, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम ही माना जाएगा। ठीक है, एक और सूची है अवशिष्ट सूची, जो हमने कनाडा से ली है। जो विषय इन तीनों सूचियों में मेंशन नहीं है वो अवशिष्ट सूची से में जाते हैं, लेकिन उस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अवशिष्ट सूची पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य को, ना कि दोनों को। ओके, केवल और केवल केंद्र सरकार को। तो शक्तियों का विभाजन है, 3 सूचियां हैं, तीनों विषय। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो कि किस सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो एग्जाम में आते हैं, अलग से बना दिया जाएगा। अनुसूची 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8 में राजभाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, या उन भाषाओं का उल्लेख है जिसे संविधान में मान्यता प्राप्त है, भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में ये ध्यान रखना 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जब संविधान बना था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आज भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। यह आपको याद रखना है। 3 संविधान संशोधन हुए थे, उन 3 संविधान संशोधन के तहत भाषाओं की जो संख्या है वो 14 से बढ़ा के 22 कर दी गई थी। ओके, राजभाषा अपने आप में एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। अनुसूची 9, देखिए जैसा पहले मैंने मेंशन किया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में, पहले ही संविधान संशोधन में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। तो ये अनुसूची जो है वो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में ऐड की गई। इसे ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी कि इसमें कुछ ऐसे विषयों का उल्लेख किया जिसको लेके आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगर कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अपने अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का अड़चन आ रहा था या आ रही थी, उसको दूर करने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा। इसमें कुछ ऐसे विषयों का उल्लेख किया जिसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता, लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट, देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और उसको लागू किया था कि 1975 के बाद इसमें जितने भी विषय जोड़े गए
उन सारे विषयों को अगर वो मौलिक अधिकारों का वायोलेशन करते हैं तो उनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और लागू किया 1975 से। ठीक है। अनुसूची 10 ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ी गई। ठीक है। 52 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई संसद का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। उससे संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि पहले क्या है, सरकारें इतनी अस्थिर होती थी कि 13-13 दिन की हमने प्रधानमंत्री देखी थी। इतिहास गवाह है कि 5 साल में 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं। इस कंडीशन को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया, ये अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची 11 ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। ठीक है। भाग 9 का को पुनः स्थापित किया गया। भाग 9 पहले से था लेकिन उसे पुनः स्थापित किया गया। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? भाग 9 से। इसमें 16 नए आर्टिकल जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट है। 16 नए आर्टिकल भाग 9 में जोड़े गए। भाग 11 में कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषय ऐसे हैं जिनसे संबंधित नियम पंचायतें बना सकती हैं। तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है। भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया, उसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 73वें संविधान संशोधन से यह अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और हमारी लास्ट और इंपॉर्टेंट अनुसूची है अनुसूची 12 जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकाय बोलते हैं, बात एक ही है। इसे ग्रामीण स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। 74वां संविधान संशोधन सेम ईयर था, 1992 में लाया गया। ठीक है। भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 का। ठीक है। 18 अनुच्छेद और 18 विषय ध्यान रखना। भाग 9 का जोड़ा गया। 18 अनुच्छेद और 18 विषय जिनसे संबंधित नियम नगर पालिकाएं या नगर निगम बना सकते हैं वो ऐड किए गए। 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो इस तरह से ये हमारी 12 की 12 जो अनुसूचियां हैं वो कंप्लीट हो गई। आपको अनुसूचियों को जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक प्लान पेपर लीजिए, 12 अनुसूचियां हैं, अपने मन से लिखिए। जो भूलती है उसको स्पेशली याद कीजिए, अगला जब टर्न लगाइए उनको फिर से लिख लीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो ईजिली अपने दिमाग में रख सकते हैं। कुछ कंसेप्ट बिठाइए, थोड़ा रटिए और दोनों का जो सम्मिश्रण है उसके तहत हम चीज़ों को आसानी से लंबे समय तक रख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।